सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की एक नई कविता शुरू करने जा रहे हैं, जिस कविता का नाम है कन्यादान। आपका ये अध्याय 8 है, ठीक है। और इसके जो कवि हैं वो है ऋतुराज, ठीक है। तो इस कविता में कन्यादान कविता में आप सभी को पता है कि कन्यादान का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। कन्यादान क्या होता है कि लड़की का विवाह कर देना, लड़की का दान करना, ठीक है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया है, एक माँ के दुखों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि माँ जब लड़की का कन्यादान करती है, अपनी बेटी का कन्यादान करती है, तो उसे किस तरह की भावनाएं मन के अंदर फूट पड़ती हैं, ठीक है। उसका यहाँ पर विचित्र वर्णन किया गया है। ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको इसका सार करवा देती हूँ कविता का। देखिए प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधे होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उस बेटी को क्या कहा जाता है? अंतिम पूंजी कहा जाता है। बेटी जो है वो अपने माँ बाप के लिए एक अंतिम पूंजी होती है, एक जीने का सहारा होती है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। माँ अपनी बेटी को विवाह के समय सीख दे रही है और अपनी अंतर वेदना को प्रकट कर रही है। माँ की वेदना कितनी तीव्र है, इसे बताने के लिए प्रमाण यानी कि सबूत की आवश्यकता नहीं होती। वह जो पीड़ा है वह स्वाभाविक ही होती है। माँ को ऐसा लग रहा है कि बेटी उसकी अंतिम पूंजी है, अंतिम बची हुई पूंजी है, उसे भी वह दान में दे रही है। माँ के अनुसार उसकी बेटी अभी सियानी समझदार नहीं हुई है, वह तो अभी भोली और सरल है। वह सुख की कल्पनाओं को, दुख को प्रकट करना नहीं जानती है, ठीक है ना। वह सुख तो अनुभव कर सकती है, पर दुख को अभी बांटना उसे नहीं आता, या दुख को वो अभी समझ नहीं पा रही है। अर्थात बाह्य जीवन के सुख दुखों से अभी अपरिचित है। माँ बेटी को सीख देती है, साथ में सावधान भी कर रही है कि पानी में झांककर तू जब अपना चेहरा देखेगी तो अपने चेहरे को देखकर ज्यादा इतराना मत, ठीक है, ज्यादा खुश मत होना। इससे आग की तरह सावधानी बरतना। जिस तरह हम काम करते हुए आग से सावधानी पूर्वक काम करते हैं ताकि हमारे कोई अंग जो है वो जल ना जाए, उसी तरह माँ जो है वो बेटी को सावधान कर रही है कि जब तू पानी में अपनी परछाई देखेगी तो उस परछाई को देखकर ज्यादा इतराना मत। इससे जो है तू आग की तरह सावधानी बरतना, क्योंकि आग जो है वो रोटियां सेकने का काम करती है, ठीक है ना, स्वयं जलने के लिए नहीं होती है आग। और क्या कह रही है माँ अपनी बेटी को कि वस्त्र और आभूषण, मतलब जो तुझे नए नए कपड़े मिलेंगे, नए आभूषण मिलेंगे, ये जो है शब्दों के भ्रमजाल की तरह है, ठीक है ना। जिस तरह हम क्या करते हैं, दूसरों की मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं, उसी तरह ये वस्त्र और आभूषण जो होते हैं ये भी हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं। एक मीठी छुरी की तरह है, तो इनके लालच में मत पड़ना। ये सब स्त्री जीवन को बंधन में डालने का कारण बनते हैं। माँ ने बताया कि लड़की की तरह मर्यादा में तो रहना, मर्यादित रहने यानी कि मर्यादा में, अपनी लिमिट में तो रहना, लेकिन लड़की की तरह केवल भोली बनकर मत न रह जाना, ठीक है ना। हर तरह से सावधान रहना, सजग रहना, सचेत रहना, जीवन की हर परिस्थितियों का निर्भय होकर सामना करना, ठीक है। तो ये था इस कविता का सार। बच्चों, अब हम इसके आगे व्याख्या शुरू करेंगे। धन्यवाद। हमारा पहला पद्यांश है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक होता है स्वाभाविक। यहाँ ये कवि जो है ऋतुराज जी वो बता रहे हैं कि जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है, अपनी बेटी का विवाह करती है, तो उस माँ के अंदर जो दुख या संवेदनाएं उभर रही हैं वो मतलब जो है कितनी स्वाभाविक है, ठीक है ना। उसके अंदर होने वाला जो दुख है, जो उठ रही जो भी संवेदनाएं हैं, वो कितनी स्वाभाविक है। अर्थात ये एक आम बात है, लेकिन फिर भी माँ जो है इस पूरी कविता के माध्यम से अपनी बेटी को सजग और सचेत रहने के लिए कह रही है
कितना प्रामाणिक था उसका दुख। कवि यहाँ पर कह रहा है कि एक माँ का दुख कितना स्वाभाविक है। लड़की को दान में देते वक्त होता है समय, लड़की का दान अर्थात लड़की का विवाह करते समय एक माँ के अंदर की जो पीड़ा होती है वो कितनी स्वाभाविक होती है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ जो है अपनी बची कुची शेष पूंजी को, जो उसके पास आखिरी पूंजी है वो क्या है, उसकी कन्या ही है, और उसी को वो क्या कर रही है, दान में दे रही है। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी बची कुची पूंजी को ही दान में दे रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। माँ कह रही है कि लड़की जो है वो अभी इतनी सयानी नहीं है, इतनी समझदार भी नहीं है, अभी इतनी भोरी और सरल थी। उसका जो स्वभाव है वो कैसा है, बोली है वो स्वभाव से और काफी सीधी है। ठीक है ना, सरल स्वभाव की है कि उसे सुख का तो आभास होता था। यहाँ पर जो माँ कह रही है अपनी बेटी के बारे में, अपनी कन्या के बारे में, कि मेरी जो बेटी है वो क्या है, सुख की कल्पना तो अच्छी तरह से कर लेती है। ठीक है ना, सुख का तो उसे भली भांति आभास हो जाता है, पर लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। बांटना क्या होता है, समझना, दुख को बांटना या समझना। लेकिन उसे अभी तक भी दुख बांटने की जरा भी समझदारी नहीं आई थी। अर्थात सुखों का तो उसे भली भांति एहसास हो जाता था, लेकिन दुखों का बांटना या दुखों को समझना उसे अभी अच्छी तरह से नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ जो कवि है वो कह रहा है कि उसकी जो कवि जो है वो कह रहा है एक माँ के अंदर की पीड़ा को बताते हुए, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। माँ अपनी बेटी के बारे में बताती हुई कह रही है कि वह कैसी है, पाठिका है। ठीक है, पाठिका यानी कि पढ़ने वाली या समझने वाली। धुंधले प्रकाश, वह एक धुंधले प्रकाश की तरह है। ठीक है, जो सुखों को तो अच्छी तरह से समझ लेती है लेकिन दुख को बांट नहीं पाती है। तो यहाँ पर वो कह रही है कि वह काव्य के गंभीर भावों को, धुंधला प्रकाश यानी कि काव्य के गंभीर भावों को समझने में वो क्या थी, अभी असमर्थ थी। ठीक है ना, काव्य के धुंधले भावों को वो समझने में अभी असमर्थ थी। ठीक है ना, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की कवि यहाँ पर कह रही है कि वह जो है अपनी बेटी के बारे में बताते हुए कह रही है कि वह तुकों और लयबद्ध, लयबद्ध होता है लय से बंधी हुई, सुरों से बंधी हुई, तालों से बंधी हुई पंक्तियों को, ठीक है ना, पंक्तियों को सरलता से और सहजता से पढ़ना जानती थी। सरलता और सहजता से पढ़ना जानती थी, अर्थात वो सुखों को तो सहजता से, सरलता से समझ लेती थी, लेकिन दुखों का आभास अभी करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। समझ आया यहाँ तक? देखो दोबारा करवा देती हूँ। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। यहाँ कवि कह रहा है कि वह काव्य के गंभीर भावों को, ठीक है ना, पाठिका क्या है यहाँ पर, पढ़ने वाली या समझने वाली, वह पाठ्य के काव्य के गंभीर भावों को समझने में जो है वो असमर्थ थी, काव्य के धुंधले भावों को समझने में असमर्थ थी। ठीक है, वह सिर्फ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को अच्छे से पढ़ना जानती थी। ठीक है, लय से बंधी हुई पंक्तियों को अच्छे से पढ़ना जानती थी। आगे देखिए, छोटी सी है ये कविता, ज्यादा बड़ी नहीं है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, रीझना होता है इतराना मत। ठीक है ना, यहाँ माँ जो है अपनी बेटी को सीख दे रही है। कन्यादान करने से पहले वो अपनी बेटी को सब कुछ समझा रही है कि ससुराल में तुझे क्या क्या मतलब ससुराल में किस तरह का तुझे वातावरण वहाँ पर मिलेगा, ठीक है, और कैसे तुझे वहाँ पर रहना है। ठीक है, ज्यादा तुझे आभूषणों के चक्कर में नहीं पड़ना। तो यही यहाँ पर सीख जो है वो माँ जो है वो अपनी बेटी को दे रही है। माँ ने कहा, माँ अपनी बेटी को कह रही है कि हे मेरी बेटी, प्यारी बेटी, पानी में झांक कर, जब तू पानी में झांकेगी तो पानी में अपना चेहरा देखकर कभी भी इतराना मत, अर्थात गर्व महसूस मत करना, क्योंकि ये जो हमारी जो खूबसूरती है वो थोड़े समय के लिए ही होती है। ठीक है ना, आग रोटियां सेकने के लिए है। ठीक है ना,
अब यहाँ माँ यहाँ बेटी को समझाते हुए ये कह रही है कि अपने चेहरे पर कभी भी गर्व मत करना या अपने चेहरे पर कभी भी इतराना मत। इससे तो है तो किसकी तरह सावधान रहना, आग की तरह। जिस तरह आग से हम सावधानी बरतते हैं ना, उसी तरह तो क्या करना, अपने चेहरे से भी क्या करना, सावधानी बरतना, अर्थात चेहरे को देखकर, पानी में अपने चेहरे को देखकर कभी भी इतराना मत। आग रोटियां सेकने के लिए है। यहाँ वो अपनी माँ जो है अपनी बेटी को सीख देते हुए कह रही है कि आग जिस पर हम क्या करते हैं, आग सिर्फ रोटियां सेकने के ही काम आती है, ठीक है ना। यह स्वयं को जलाने के लिए नहीं है, जलने के लिए नहीं, यह स्वयं को जलाने के लिए नहीं है। अगर ऐसा ना हो कि तू वहाँ आग पर रोटियां सेकते सेकते खुद को ही जला ले, अर्थात जो है तू इससे पूरी सावधानी बरतना। आग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए है, स्वयं जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह। यहाँ वो माँ जो है अपनी बेटी को सीख देते हुए कह रही है कि तुझे जितने भी नए नए वस्त्र या आभूषण मिलेंगे, ठीक है ना, तुझे वहां पर वस्त्र और आभूषण मिलेंगे। ये जो वस्त्र और आभूषण है ये एक शाब्दिक भ्रम है। क्या है ये? एक शाब्दिक भ्रम है। जिस तरह शब्दों के भ्रम में हम तुरंत फंसते चले जाते हैं, उसी तरह वस्त्र और आभूषण के भ्रम में भी हम फंसते चले जाते हैं। इसलिए क्या है, तू इन चक्रों में मत पड़ना, अर्थात इन सभी के चक्रों से तुम दूर रहना, ठीक है ना। शब्दों के मायाजाल में तुम कभी भी मत फंसना। अगर कोई तेरी प्रशंसा भी करता है तो भी तू उस चक्कर में मत फंसना। आगे देखिए, बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ वो माँ जो है अपनी बेटी को समझाते हुए कह रही है कि ये जो जितने भी नए नए वस्त्र और आभूषण हमें मिलते हैं, ये स्त्री जीवन के क्या है, बंधन है। ये स्त्री जीवन को बांध कर रख देते हैं, अर्थात स्त्री की जीवन की जो डोर है वो इन्हीं चीजों में बंध कर रह जाती है। माँ ने कहा लड़की होना। यहाँ पर वो माँ जो है अपनी कन्या को सीख देते हुए कह रही है कि है मेरी प्यारी बेटी, तो लड़की तो होना, लड़की की तरह मर्यादित तो होना, अर्थात मर्यादा में तो रहना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात जिस तरह लड़की क्या होती है, कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, दुर्बल होती हैं, कमजोर होती हैं, वो कुछ सहन नहीं कर पाती। अर्थात वही माँ जो है बेटी को यहाँ सीख देते हुए कह रही है कि है मेरी प्यारी बेटी कि तू लड़की की तरह मर्यादा में तो रहना, पर उसकी तरह कभी भी कमजोर मत पड़ना, ठीक है ना। स्त्री क्या होती है, कई बार किसी कारणवश उसे मजबूर होना पड़ता है, तो वही माँ यहाँ पर अपनी बेटी को सीख देते हुए कह रही है कि है मेरी प्यारी बेटी, तू वहाँ पर लड़की की तरह मर्यादा में तो रहना, पर उसकी तरह कभी भी कमजोर मत पड़ना, ठीक है प्यारे बच्चों। ये छोटी सी हमारी कविता थी। आशा करती हूँ कि इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस कविता के सार को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और इस कविता की व्याख्या को भी अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।